नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें, स्टैटिक क्या घटनाएं घटी हैं, सारी चीजें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे रोज की तरह। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर, उसके बाद फिर बात करेंगे आज के करंट के क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम आज के ऐतिहासिक क्वेश्चनों की बात करें तो चार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत बार आपको पर्ल हार्बर का नाम सुनने को मिलता ही है। तो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आज ही के दिन 1941 में जापान ने क्या किया था? हमला किया था। इस वजह से जापान बहुत ज्यादा नाराज हुआ और बाद में लिटिल मैन और फैट मैन नाम के परमाणु बम जापान पर गिराए गए थे। ये मानता है कि कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई का पर्ल हार्बर। बात करें 7 दिसंबर 1825 को भाप से चलने वाला पहला जहाज जिसका नाम था एंटरप्राइज जहाज भारत के कोलकाता शहर में आया था। अगला प्रश्न क्या है? 1856 को देश में पहली बार आधिकारिक तौर पर हिंदू कराया गया था। पहले क्या था? भारत में जो विधवा महिलाएं थी उनको इस प्रथा को अंग्रेजों ने बंद करवाया और कानून बनाने के बाद भी ये चीजें रेगुलर चलती रही। उसके बाद उन्होंने पहली बार अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर 1856 में पहली बार विधवा विवाह करवाया था। 1972 में आज ही के दिन नासा के द्वारा अपोलो 17 मिशन के क्रू ने पृथ्वी की आज तक की सबसे पहली खूबसूरत जो तस्वीर है उसको खींचा था और इस तस्वीर को ब्लू मार्बल का नाम दिया जाता है। तस्वीर को क्या नाम दिया जाता है? ब्लू मार्बल नाम तस्वीर को दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको ये जनजाति दिख रही होगी और इसमें आपको हॉर्नबिल, आपकी बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल, जितने बच्चे एक्सपीरियंस वाले हैं जिन्होंने 2 से 3 एग्जाम दे रखे हैं वो अगर इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उनको आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है या नहीं। हॉर्नबिल, पक्के पागा, ये सब जितने भी नॉर्थ ईस्ट में होने वाले जो फेस्टिवल है, इन सभी फेस्टिवल में क्या है, आपके जनजाति के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आंसर है आपका नागालैंड। तिखिर जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जानी जाती है। बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। नागालैंड की या तो इसको तिखिर जनजाति कह सकते हैं या इसको तिखिर कह सकते हैं। ध्यान रखना, तिखिर कहा जा सकता है, ये कोई बदलाव वाली चीज नहीं है। तिखिर जनजाति ने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान अपना पहला लॉग ड्रम पुलिंग समारोह आयोजित किया। आपको पता है कि कई बार ये डायरेक्ट रेलवे में क्वेश्चन आया है क्या कि लॉन्ग ड्रम पुलिंग समारोह कहां आयोजित किया जाता है, किस फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद तिखिर जनजाति नागालैंड की एक स्वदेशी नागा जनजाति है। इसके कुछ सदस्य म्यांमार में भी रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनकी भाषा यिमचुंगरू है, जो तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा है। आपको पता है कि भारत में 4 परिवार की भाषा बोली जाती है, दुनिया में 12 परिवार की भाषाएं होती हैं। तो 4 परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें से तिब्बती, चीनी, बर्मी परिवार की भाषाओं में से ये एक भाषा है। अगला, इनका जो आजीविका है, इनका जो जीने का तरीका है, ये कृषि पर निर्भर है और शिकार पर अपना जो है इनका जीवन निर्भर है। शिकार करते हैं और इसके अलावा कृषि करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। अधिकांश टिकिर जनजाति ये हिंदू हुआ करती थी। इन्होंने धीरे धीरे समय के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया और अब ये ईसाई धर्म में लगभग जो है क्या हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। इनके मुख्य त्योहार की अगर बात करें तो नागालैंड का जो ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसके अलावा एक और फेस्टिवल है इसका जिसका नाम है त्सोंगला कनी, जो अक्टूबर में हर साल 9 से 12 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है,
और ढालो जो है, ढालो यहां भी हम बात कर रहे थे ना ढालो की, तो ढालो जो है ये इनके पवित्रीकरण का प्रतीक है। साल भर के दौरान जितने भी ये पाप करते हैं, इसमें इनका मानना है कि इनके द्वारा जो पाप किए गए हैं वो सारे पाप धुल जाएंगे। उसके लिए ये ढालो शब्द का, ढालो प्रक्रिया को अपने फेस्टिवल में शामिल करते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले नागालैंड के बारे में और बता दूं थोड़ी सी बात। नागालैंड की स्थापना 16वें राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसके अलावा राजधानी इसकी कोहिमा है, मुख्यमंत्री इसके नेफ्यू रियो, राज्यपाल एल गणेशन और यहाँ की प्रमुख झील सिल्लोई झील है। जितने बच्चे एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे के आए हैं उनको पता चला होगा कि एक झील कई बार सिल्लोई झील यहां से पूछी गई है। तो यहाँ की प्रमुख झील का नाम क्या है? सिल्लोई झील। एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो ये अवार्ड जीता है मेरे मित्र, मेरे बंधुओं, मेरे भाई, मेरे बहनों, सबको पता है कि किसके द्वारा जीता गया। ये जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जीता गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें EPFO के नवीन प्रथाओं के लिए 5 योग्यता प्रमाण पत्र अर्जित किए गए। कितने? EPFO के लिए 5 योग्यता प्रमाण पत्र अर्जित किए गए हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि मान्यता प्राप्त परियोजनाओं में जो बहुभाषी कॉल सेंटर निधि है आपके निकट, उनकी आउटरीच और ई कार्यवाही के माध्यम से ICT आधारित न्याय प्रदान करना इसमें शामिल है। इसके अलावा और बात करें तो EPFO ने हितधारक सहभागिता के लिए डिजिटल और गैर डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए संचार निर्देशों को अपनाया है और इन निर्देशों के आधार पर यह बताया गया है कि इनका सबसे अच्छा उपयोग भारत के द्वारा किया गया है। इसलिए 2024 का ISSA अवार्ड भारत को दिया गया। क्लियर है? इसका आयोजन अगर आपसे पूछा जाए पूरी तरीके से तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था। एशिया प्रशांत के लिए ISSA के गुड प्रैक्टिस की अगर बात करें तो सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान। अध्यक्ष कौन रहे हैं इसके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान, इसके अध्यक्ष हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा सवाल। देखो, भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम कितने किलोमीटर क्षेत्र में डाकघर खोलने का फैसला लिया गया है? दरअसल भारत सरकार ये चाह रही है कि भारत जैसे जैसे UPI का प्रयोग कर रहा है, भारत में जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, तो एक बड़ा वर्ग जो अशिक्षित है वो उस तकनीक में कहीं पीछे न रह जाए। और उस चीज को देखते हुए भारत सरकार एक कोशिश कर रही है कि अब बड़े पैमाने पर रोजगार की भी समस्याएं हैं। उन सभी चीजों को देखते हुए क्या हो रहा है, उन सभी चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर दायरे में सुन रहे बाद 3 किलोमीटर के दायरे में आपका एक डाकघर खोला जाएगा। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में आपका एक डाकघर खोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जरा हम बात करते हैं थोड़ी सी। पिछले 10 सालों में भारत ने 10,500 से अधिक डाकघर स्थापित किए हैं, जिनमें 90% जो 10,500 से अगर बात करें तो इसके 90% जो डाकघर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए। मोस्टली वो सारे क्षेत्र हैं जो वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र थे, वहां लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ही नहीं थे। उन सारे क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में 10,500 डाकघर स्थापित किए गए हैं। आप समझोगे अगर 10,500 डाकघर स्थापित किए गए हैं तो एक डाकघर से औसतन 3 लोग रोजगार पाते हैं। तो 30 से ज्यादा हजार लोग इसमें रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वो भी परमानेंट। डाक कार्यबल स्थिल जो है वो बना हुआ है। दरअसल धीरे धीरे आप जानते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी भी पोस्ट जो है बंद हो जाएंगी। आपको पता ही है कि सरकारी जो आप कोई डिलीवरी करोगे, कोई कुरियर करोगे तो उसका चार्ज
तो लोग जो है पोस्ट ऑफिस का प्रयोग इस मामले में ज्यादा कर रहे हैं। अब चिट्ठियां तो नहीं भेजते, अब ज्यादातर जो पार्सल है वो इससे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, 1,65,000 से अधिक डाक घरों में 4,50,000 से अधिक जो है कर्मचारी कार्यरत है। क्लियर है बात। इसके अलावा आपको पता ही होगा, ये कक्षा जो 5 रुपए वाली जो किताबें आती है उसमें जीके तेज करने की सवाल जब आते हैं तो उसमें आता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश, तो दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश जो है वो क्या है, भारत है। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। उस बैंक के बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल दे रखी है कि जो व्यक्ति जल्दी से पैसे ट्रांसफर के लिए जो है टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए, वो उसमें अपना कन्या जो विद्याधन योजना चल रही है उसमें खाता खुलवा के ठीक ठाक मात्रा में रिटर्न ले सकते हैं। 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में थीम देश कौन सा है? देखो अभी आपका गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था, वो आपको पता ही है कि उसमें फोकस देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। अब की बार क्या है आपका 30वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव। और अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव की अगर बात करें तो इसका जो फोकस देश रहा, इसका फोकस देश रहा मेरे भाई फ्रांस। ठीक है, कौन रहा? फ्रांस रहा। 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस अपनी समृद्ध संस्कृति और सिनेमाई विरासत पर क्या करने वाला है, इसमें प्रकाश डालने वाला है। इस महोत्सव में 29 देशों की लगभग 180 फिल्में प्रकाशित की जाएंगी। ये बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि 180 फिल्में इसमें जो है क्या की जानी है, प्रदर्शित की जानी है। साथ ही में ये ध्यान रखना है कि ये महोत्सव कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर 11 दिसंबर तक चलने वाला है, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया। और भारत का तीसरा सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये बात ध्यान रखनी है। और अब की बार आपको पता ही है कि भारत में सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपका जो दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया इस साल। ठीक है, और KIIF के अगर बात करें, KIFF के कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? गौतम घोष। और आपका अभी जो ये गोवा में जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसके डायरेक्टर कौन थे? अगर इसका भी नहीं पता चल पा रहा तो आपको एक और हिंट दे रहा हूं, सलमान खान की एक मूवी आई थी प्रेम रतन धन पायो, उसके डायरेक्टर कौन थे? अरे यार तुमसे नहीं बताया जाएगा, मैं ही बता दे रहा हूं, आशुतोष गोवारिकर, उसके अध्यक्ष के रूप में काम किया है उन्होंने। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जरा देखिए और बताइए 7 दिसंबर में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, तो 7 दिवस में आपका 7 दिसंबर में सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय कपास कैंडी या इसको कॉटन कैंडी, ठीक है, कॉटन कैंडी दिवस के रूप में ही मनाते हैं। इसके अलावा नागरिक विमान या उड्डयन दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? आंसर बन जाएगा उपयुक्त सभी। कि 7 दिसंबर में हमारे कम से कम कितने 3 दिवस मनाए जाते हैं? कितने दिवस? 3 दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें सशस्त्र सेना दिवस, तो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित जो है एक ये दिन है। सशस्त्र सेना को मनाया जा रहा है कि हम भारत की जनता से आग्रह कर सकें कि वो अपनी कुछ जमा पूंजी में से कुछ रुपए भारत की सेना के लिए दान करे, उसके लिए ये दिवस मनाया जा रहा है।
अगला आपका है राष्ट्रीय कपास कैंडी दिवस। तो राष्ट्रीय कपास कैंडी दिवस को हम कॉटन कैंडी दिवस को पिछले 1400 सालों से कैंडी का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और वो लगातार बनी रहे, उसके खाने का जो क्रेज है वो बना रहे, उसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें नागरिक विमान उड्डयन दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान के महत्व के बारे में ये जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जरा आप देखकर बताओ क्या आपको लग रहा है इसका आंसर बता दोगे क्या? यूरोग्रिप टायर्स ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फोटो देखने के बाद तो आपको पहचान पड़ी गई होगी कौन है इसका ब्रांड एम्बेसडर। तो बात करें तो ये जो है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ध्यान रखना क्या, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को ये ध्यान रखना है कि क्या किया गया है, ये टीवीएस कंपनी का एक उपक्रम है, टीवीएस कंपनी ने ये खरीद रखा है ये उपक्रम। तो यूरोग्रिप टायर जो है, इस यूरोग्रिप टायर कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी को घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यूरोग्रिप टायर उत्पादन मिलान इटली में डिजाइन किए गए हैं और विश्व स्तर पर परीक्षण के बाद प्रमाणित किए गए हैं कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन टायरों में से एक है। इसके अलावा बात करें तो और क्या हो सकती है कि यूरोग्रिप की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका अभी वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है और यूरोग्रिप के जो उपाध्यक्ष हैं वो टीवीएस कंपनी के एक बड़े कर्मचारी माधवन पार्थ सारथी जो हैं वो यूरोग्रिप कंपनी के इस समय उपाध्यक्ष पद पर हैं, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां ये जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया मेरे भाई प्रहलाद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रहलाद जोशी के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि अगर बात करेंगे तो ये अन्न चक्र और स्कैन के लिए सब्सिडी दावा करने का आवेदन आप यहां पर कर सकते हैं। सरकार का ये मानना है कि अगर आप इसके द्वारा अपना राशन लेते हैं तो सरकार के 250 करोड़ रुपए की क्या होगी, इसमें बचत होगी। सरकार ये मान रही है कि काफी बड़ी मात्रा में हेरफेर होता है जो सरकार फ्री में अनाज दे रही है उसमें, तो 250 करोड़ रुपए की तो सरकार को बचत हो जाएगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस और सब्सिडी दावा तंत्र की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला रसद को अनुकूलित करती है और विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में 81 करोड़ लाभार्थियों को यह सहायता प्रदान की जाएगी। इस समय आपको पता है कि कोविड के दौरान से अब तक 2029 तक भारत की सरकार ने ये घोषणा कर रखी है कि जो व्यक्ति गरीब हैं उनको लगभग 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी योजना में कुछ और सुधार लाने के लिए आपका अन्न चक्र स्कैन सब्सिडी दावा पोर्टल जो है शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एयर हेल्प 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर किस एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई साहब। भारत की जो एयरलाइंस हैं, अगर आप अमेरिका की एयरलाइंस में जाओगे तो एयर होस्टेस अगर देखोगे आप अमेरिका की, तो भारत की जो इंडियन एयरलाइंस है ना, इसमें तो बहुत नवयुवक या बहुत कम एज की एयर होस्टेस है। वहां पर 70 साल की महिलाएं एयर होस्टेस बनी हुई है। जरा बात करें तो इस समय एयर हेल्प 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर ब्रुसेल्स एयरलाइन को क्या किया गया है, वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छी एयरलाइंस बताया गया है, ठीक है। पहले नंबर पर ब्रुसेल्स एयरलाइंस है,
दूसरे पर कतर एयरवेज है और तीसरे पर यूनाइटेड एयरलाइंस है। ये 3 एयरलाइंस जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस बताई गई हैं। भारत की स्थिति भी जरा देख लो। भारत की अगर बात करें तो एयर इंडिया का जो स्थान है वो 61वां है। एयर इंडिया का जो स्थान है वो क्या है, 61वां है। और 109 टोटल जो एयरलाइंस हैं पूरी दुनिया की, उनमें 103वां स्थान आपकी इंडिगो एयरलाइंस का है। इंडिगो एयरलाइंस भारत में एक बड़ी एयरलाइंस है। इसकी व्यवस्था दुनिया में सबसे खराब व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। कोई फ्लाइट ऐसी नहीं है जो डिले ना हो, कोई फ्लाइट ऐसी नहीं है जिसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम बनी रहती है। इसीलिए 109 में से 103वां जो स्थान मिला है वो किसको दिया गया है, इंडिगो को। ठीक है, इसमें नमूना आकार, चिंता और प्रणाली इनके सबके हवाले देते हुए जो है ये बताया गया है कि ये जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। अगली और बात करें तो 380 से ज्यादा इंडिगो जो है विमानों का संचालन करता है। 380 से ज्यादा जो है विमान है इसके अलावा 85 घरेलू और 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर इसके 2100 मतलब 2100 के आसपास रोज उड़ानें जो है इसकी भरी जाती है। 2024 में लगभग 7.5 करोड़ लोगों से अधिक यात्रियों के साथ भारत में 61.3% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। मतलब पूरी दुनिया के जितने हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं 61% वो हवाई यात्रा करने वाले वो लगभग कौन है, भारतीय है। अगली बात करें तो भारत सरकार ने किन वस्तुओं पर विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया है। तो विंडफॉल टैक्स को भारत सरकार ने खनिज तेल पर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसका मैं कारण बताऊं विंडफॉल टैक्स में, तो दरअसल क्या है कि कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जो है, अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद आपको पता ही है कि दुनिया रूस से व्यापार करने से डर रही है। और इस चीज का सबसे ज्यादा जो लाभ उठाया है वो उठाया किसने, भारत ने। अब भारत ने जो इसका लाभ उठाया है तो इसमें क्या है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल कंपनियों के असामान्य मुनाफे पर अंकुश लगाने के लिए 1 दिसंबर 2 जुलाई को ये जो पेश किया गया था आपका ये जो टैक्स सिस्टम है, मैंने बताया ना आपका विंडफॉल टैक्स कार्यक्रम को 2022 में पेश किया गया था, पर इसको लागू नहीं किया गया। अब इसको लागू किया गया है और इसके कर का उद्देश्य यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित किया जाए, घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और कल्याणकारी कार्यक्रमों में जो पैसा बच रहा है वो वित्त पोषित किया जाए। अति जो पैसा वेस्ट जा रहा है, जो ऐसा पैसा है जो वेस्ट कर रहे हैं हम खनिज तेल के लिए, उसको बचा के हम कहीं अच्छी योजनाओं में लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि राजस्व तंत्र की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत हर 15 दिन में बदली जाती है। हर 15 दिन में कुछ ना कुछ इनमें या तो घटती है या बढ़ती है, 15 दिन में इनमें बदलाव होता है। तेल को बेचने वाले जो देश हैं उनके एक समूह का नाम क्या है, ओपेक, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत ने पिछले 6 महीनों में रूस में सबसे ज्यादा तेल आयात किया है। रूस से हमने 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है हमने क्या किया है, आयात किया है रूस से तेल। केवल रूस की बात कर रहा हूं, और देशों से भी किया। आपको पता होगा कि 159 किलोमीटर 159 लीटर बराबर होता है 1 बैरल। तो 1 बैरल तेल जो होता है वो होता है 159 लीटर। क्लियर है। अगला एक है आपका ट्रोएसर्टिया थैलासीना और प्रोटेथोरिक्स सिबली, जो समाचारों में देखे गए थे। ये किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये जो है आपके पंख वाले घुन है। ये क्या है, आपके पंख वाले घुन है। और अगर बात करें तो मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में शोधकर्ताओं ने 2 नई पंख वाली घुन प्रजातियों की खोज की है।
इसमें अगर बात करें किसकी बात करें, ट्रोसेटिया थैलेसीना और प्रोटेथोरिक्स सिबली की, तो इसने क्या किया है कि इसमें वर्डेड फ्लाई कैचर पर पाया जाता है ये, और इसका नाम इसके समुद्री हरे रंग के पंखों के कारण रखा गया है। दूसरा जो है आपका प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली, एक छोटे निल्टावा पर पाया जाता है और इसका नाम प्रकृतिवादी मारिया सिबिला मेरियन के नाम पर रखा गया है। आज के कुछ बेहतरीन साइंस, उद्योग, पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय मामले, उन सभी के क्वेश्चनों को हमने देखा है, समझा है, पढ़ा है। फिर हम एक और नई वीडियो के साथ आपको मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।